अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जीसीपी पे है। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल खान फार्मा मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप मेरी आने वाले तमाम चैनल अपडेट्स से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस इज़ नथिंग बट इट इज़ एन इंटरनेशनल एथिकल एंड साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो यूज़ करते, इसके अंदर डिज़ाइन करते, कंडक्ट करते, रिकॉर्ड करते और रिपोर्ट करते क्लिनिकल ट्रायल्स, ओनली क्लिनिकल ट्रायल्स, okay, only clinical trials, okay, that are participated by a human subjects. Okay, this is called a GCP, good clinical practice. ये GCP किस लिए evolve हुआ, GCP किस लिए आया? Okay, due to this there are several acts that are enacted why GCP has come into the evolution. Okay, first one shall see Federal Food and Drug Act 1906. ओके, इंडस्ट्रीज फाल्स स्टेटमेंट दिए ड्रग के बारे में, इसलिए इनैक्ट हुआ ये फेडरल फूड एंड ड्रग 1906 में एज ट्रूथ इन लेबलिंग। इसका मतलब ये है कि लेबलिंग जो भी लिखते हैं सही सही लिखना, मैन्युफैक्चरर्स फाल्स स्टेटमेंट नहीं देना, बल्कि ये फूड एंड ड्रग एक्ट इनैक्ट करे 1906 में। Okay, next coming to the सल्फोनिलामाइड डिजास्टर 1937। 1937 में ये ड्रग मिराकल ड्रग बोलते थे। ये सल्फा पाउडर ऊंट्स के ऊपर स्प्रिंकल करते थे ताकि एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो एक मैन्युफैक्चरर क्या करा बोले तो ये ड्रग सोर थ्रोट के लिए क्यूर करने की कोशिश करा, लेकिन ये ड्रग डिज़ोल्व नहीं होता पानी और अल्कोहल में, इसलिए ये ड्रग डाई इथिलीन ग्लाइकॉल में डिज़ोल्व करके मैन्युफैक्चर करे और बाहर मार्केट में भी आया ये ड्रग। ये डाई इथिलीन ग्लाइकॉल ये क्या है, डेडली पॉइजन है। ये क्या है, कार में यूज़ करते, कार रेडिएटर्स, एंटी फ्रीज कार रेडिएटर्स में यूज़ करते। तो ये डाई इथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से 107 लोगों की डेथ हुई ये डिज़ास्टर में। इसलिए ये डिज़ास्टर होने के बाद फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1938 में इम्प्लीमेंट हुआ। सल्फोनिलामाइड डिज़ास्टर के बाद ये फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1938 में इम्प्लीमेंट हुआ। ये एक्ट इसलिए आया कि ड्रग एडवोकेटली टेस्ट करना ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, और ड्रग सेफ है बोल के लेबल में डालना चाहिए। लेबल क्या है, वो एक टर्म ऑफ, इसके अंदर एक रिटन डिस्प्ले रहना, वो इधर इन प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर में रहना ज़रूरी रहता है, और वो कंटेनर के ऊपर लगाना चाहिए कौन सा भी आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल हियर इज़ नथिंग बट ड्रग के बारे में। और लेबल में इंफॉर्मेशन रहना ड्रग के बारे में आउटर कंटेनर के ऊपर या फिर इनर लेबल रहना क्लियरली, ताकि कस्टमर्स को कैसा यूज़ करना डायरेक्शंस मालूम हो सके। यहाँ पे क्या है ये एक्ट में, लेबल इज़ ए क्या, लेबल क्या है, एक प्रूफ है सेफ्टी का। अब नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्थ एवोल्यूशन। फोर्थ एवोल्यूशन इज़ नथिंग बट न्यूरमबर्ग कोड ऑफ 1946। इसमें 10 प्रिंसिपल्स है न्यूरमबर्ग के कोड के, किसके लिए, फिजिशियन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए जो एक्सपेरिमेंट करती ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल किस लिए है, वॉलंटरी कंसेंट के ऊपर है। ओके, वॉलंटरी कंसेंट किस लिए आया बोले तो नाजी एट्रोसिटीज़ में कंसेंट और सेफगार्ड नहीं थे, तो ह्यूमन सब्जेक्ट्स के लिए इसलिए आया। जो भी नाजी एट्रोसिटीज़ रहते ना, नाजी एट्रोसिटीज़ में एक कंसेंट इज़ नथिंग बट ए रिटन फॉर्म जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट्स रहते ना, जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते उन लोगों के ऊपर, तो उन लोगों को ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक कंसेंट फॉर्म दिया जाता। साइन करने के लिए कुछ भी हुआ
तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उसको कंसेंट फॉर्म बोल के बोलते। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसका ये है कि वॉलेंटरी कंसेंट है, वॉलेंटरी कंसेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या दिए न्यूरमबर्ग कोड में बोले तो सोशल नेसेसिटी इसलिए आया था कि सोल्जर्स एंड सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। कब बोले तो जब वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त में नाजी फिजिशियन कंडक्ट करे एक्सपेरिमेंट इमीडिएट आंसर आने के लिए, मगर कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सके ये रिसर्च के ऊपर। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द डुरहम-हेम्प्रे अमेंडमेंट ऑफ 1951। ओके, इसमें सर्टेन ड्रग्स मस्ट बी यूज्ड अंडर अ मेडिकल सुपरविजन एंड ए ड्रग्स प्रिस्क्राइब करना पेशेंट्स को ओनली बाय अ लाइसेंस्ड प्रिस्क्राइबर, दैट इज़ बाय डॉक्टर, ताकि ये सर्टेन ड्रग्स सेफली एडमिनिस्टर हो सके। ये सर्टेन ड्रग्स लेबल के ऊपर कॉशन देना ज़रूरी है। कॉशन ऐसा लिखना चाहिए, फेडरल लॉ प्रोहिबिट्स डिस्पेंसिंग विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। कॉशन इज नथिंग बट लेबल के ऊपर जो भी कॉशन रहता है ना, वो कॉशन देना ज़रूरी है। यहाँ पे 1951 के ज़माने में ऐसा कॉशन देते थे। नेक्स्ट क्या है, थैलिडोमाइड डिज़ास्टर 1962 में आया। 1962 में क्या है, थैलिडोमाइड क्या है, एक स्लीपिंग पिल डेवलप हुआ और वाइडली यूज में आया यूनाइटेड स्टेट्स में। ए विलियम एस मेरल कंपनी ऑफ सिनसिनाटी इन्वेस्टिगेट करे थैलिडोमाइड के ऊपर। ये ड्रग अगर प्रेग्नेंट वुमेन लिए फर्स्ट ट्रिमर्स के टाइम पे, तो ये ड्रग हार्म करता फीटस को, और जो भी बच्चा पैदा होता बगैर आर्म्स के पैदा होता। ये थैलिडोमाइड डिज़ास्टर की वजह से केफा हैरिस अमेंडमेंट 1962 में इम्प्लीमेंट हुआ। न्यू ड्रग मार्केट में आने से पहले प्रूफ ऑफ इफेक्टिवनेस एंड प्रूफ ऑफ सेफ्टी देना ज़रूरी है। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एस्टैब्लिश हुआ अगर मैन्युफैक्चर ड्रग प्रोड्यूस करे जीएमपी के प्रैक्टिस फॉलो नहीं करके, तो वो ड्रग अडल्ट्रेटेड है बोल के कंसिडर कर दे। अडल्ट्रेटेड ड्रग इज़ नथिंग बट जो भी मिलावट रहती ड्रग के अंदर, वो ड्रग बोल के कंसिडर कर दे। FDA क्या है, सुपरवाइज करते प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को, जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते वो ड्रग्स को क्या है, लोग सुपरवाइज करते। और FTC सुपरवाइज करते ओवर द काउंटर आइटम्स को। ये अमेंडमेंट एक प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करे न्यू ड्रग के ऊपर इन्फॉर्म कंसेंट, जो भी इन्फॉर्म कंसेंट सब्जेक्ट का रहता ह्यूमन सब्जेक्ट्स का, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो भी प्रोड्यूस हुआ ये न्यू ड्रग का, वो रिपोर्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट कमिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ द हेलसिंकी 1964। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन WMA डेवलप करे डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, ताकि फिजिशियंस और दूसरे ह्यूमन सब्जेक्ट्स को गाइडेंस मिल सके। 18th वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन फिनलैंड में हुआ 1964 में। 29 वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन टोक्यो जापान 1975 में हुआ। और 35th WMA वीनाइस इटली में हुआ 1983 में। 41 वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन हांगकांग में हुआ 1989 में। और 48th WMA साउथ अफ्रीका में हुआ 1996 में। और 52 WMA स्कॉटलैंड में हुआ 2000 में। और 53 WMA वाशिंगटन में हुआ 2002 में हुआ। और 55th WMA टोक्यो में हुआ 2004 में। और 59th WMA सियोल में हुआ 2008 में। डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा WMA वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में फिजिशियन ये वर्ड्स बोले, द हेल्थ ऑफ माई पेशेंट विल बी माई फर्स्ट कंसिडरेशन। द हेल्थ ऑफ माई पेशेंट विल बी माई फर्स्ट कंसिडरेशन। इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स डिक्लेयर करे, फिजिशियन एक्ट करना
पेशेंट इंटरेस्ट रहे तो ही मेडिकल केयर करते हैं जब, ताकि पेशेंट की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को वीक ना कर सके। नेक्स्ट कमिंग टू द मेडिकल डिवाइस अमेंडमेंट 1976 कि ये पहली बार सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए लाइफ सस्टेनिंग एंड लाइफ सपोर्टिंग डिवाइसेस को प्री मार्केटल अप्रूवल होना ज़रूरी है FDA से। नेक्स्ट कमिंग टू द बेलमोंट रिपोर्ट 1979 यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर क्रिएट करे ये डॉक्यूमेंट को। ये क्रिएट हुआ अप्रैल 18 1979 और उसका नाम बेलमोंट कॉन्फ्रेंस सेंटर से मिला, जहां डॉक्यूमेंट रखे जाते और इसके अंदर 3 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स यूज़ करते ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च के वक्त। फर्स्ट वन इज़ रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, पीपल को प्रोटेक्ट करना, रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना और इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना, ये एक फर्स्ट प्रिंसिपल है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल बेनिफिशियंट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स होने के लिए रिसर्च प्रोडक्ट्स के मिनिमम रिस्क होना चाहिए रिसर्च सब्जेक्ट यानी पर्सन्स को ऊपर। नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड वन इज़ जस्टिस, रीजनेबल वेल कंसीडर्ड और नॉन एक्सप्लॉयटेटिव प्रोसीजर्स रहना फेयरली सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट कमिंग टू द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस सेट करते गाइडलाइंस को, ये फॉलो करते बायोमेडिकल स्टडीज़ में, ताकि डिज़ाइन करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए स्टडीज़ को ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर। इन लोगों का एम क्या है बोले तो जो स्टडीज़ रहते वो साइंटिफिकली और एथिकली और क्लिनिकल प्रॉपर्टीज़ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड रहना। ये गाइडलाइंस 2 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते। फर्स्ट वन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स, नेक्स्ट वन इज़ बायोमेडिकल डाटा, जो भी बायोमेडिकल डाटा जनरेट होता वो ऑथेंटिक रहना चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू द ICH GCP ऑफ 1997, FDA पब्लिश करे गाइडलाइंस को एज गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन से प्रिपेयर करे ताकि फार्मास्यूटिकल रजिस्ट्रेशन हो सके ह्यूमन यूज़ के लिए। ICH GCP गाइडलाइंस प्रोवाइड करते स्टैंडर्ड्स यूरोपियन यूनियन को, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स को, ताकि क्लिनिकल ट्रायल डाटा म्यूचुअली ये लोग एक्सेप्ट कर रहे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से। क्लिनिकल ट्रायल डाटा जनरेट करने के लिए ये गाइडलाइंस फॉलो करना था कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सबमिट कर सके। जो भी क्लिनिकल ट्रायल जनरेट होता वो क्या है, ये गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सबमिट करना ज़रूरी रहता। Thank you for watching the GCP guidelines, GCP Good Clinical Practice. Okay, subscribe me and follow me.